नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड तक बात की थी। तो जो भी हमने बात की थी उसके विषय में वो आप चाहें तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जाकर इसको देख सकते हैं। और मेरी राय यही रहेगी, आप गो थ्रू सारे लेक्चर्स देखते हुए चलिए उसको, जिससे कि आपको कभी भी अपकमिंग लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से आया है। तो हम ये मानते हुए कि आप आगे के पीछे के लेक्चर सारे देख चुके हैं, हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाया था सिंपली, जिसमें हमने कोर्स पे क्या किया था, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स रखे थे। क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन लिया था, स्टेप डाउन क्या होता है लास्ट लेक्चर हमने बता दिया है, आप चाहें तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मैंने आपको इस पूरे डायग्राम में एक चीज बताई थी, वो ये थी कि मान लीजिए जैसे ये आपका एसी सप्लाई है और यहां पर आपका लोड लगा हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक इसके बारे में, इसके लॉसेस के बारे में बात नहीं की थी। ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर में जो लॉस होते हैं आपके, वो हमेशा, मतलब आप जान लीजिए कि मटेरियल से रिलेटेड लॉस होते हैं। उसमें कौन कौन से लॉस होते हैं? एक आपका होता है कोर लॉस और एक होता है आपका कॉपर लॉस। ये दो नाम क्यों दिए गए हैं लॉस में? इसलिए दिए गए हैं, जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ये पोर्शन, ये वाला, इसमें जितने टाइप के लॉस होते हैं, एक उसकी बात की गई है। दूसरा, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उसमें जितने टाइप के लॉस हैं उसकी बात की गई है। तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग के लॉस हैं उसको ही यहां पर कॉपर लॉस कहा गया है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग लॉस है इनको कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, वाइंडिंग लॉस। और कोर लॉस क्योंकि आयरन का है इसलिए इसको आयरन लॉस भी कहते हैं। एक्चुअली है क्या कि ट्रांसफार्मर जब शुरुआत में बना था तो उसका जो कोर था वो आयरन का बना हुआ था, इसी वजह से कोर लॉस को आयरन लॉस के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब हालांकि जो कोर है वो CrGO या CrNGO का बनता है, CrGO या CrNGO का बनता है। अब कोर ऐसे बनते हैं, अब आयरन की नहीं बनते, अब 90% केस में नहीं बनते। CrGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, और CrNGO का मतलब होता है कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel। and ये सारे के सारे जो भी वीडियो हमारे हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको बताइए, वो देखें, वो अपना कमेंट दे। हमने आपको कई बार कहा है कि आपके फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए, इन चीज़ों के हमारे पास जो कोर हैं वो बनते हैं, अब बनते हैं। रीज़न क्या है? लॉसेस कम करने के लिए बनते हैं। अभी जब हम लॉस के ऊपर चर्चा करेंगे तो कायदे से बात करेंगे। ठीक है, लॉस मेनली ट्रांसफार्मर में कौन कौन से होते हैं? कोर लॉस, कॉपर लॉस। आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड जो है उसकी बात हम कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड की। हेडिंग डाल दीजिए, आइडियल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड। ये है, देखिए क्या है यहां पर, EMF, वोल्टेज यहां का V2, इधर का E2, इधर सप्लाई करंट I1 और इधर सप्लाई करंट I2। हमने सप्लाई करंट क्यों दे दी यहां पर? क्योंकि ये ऑन लोड है, मतलब इसमें लोड जुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए लोड लगाया हुआ है यहां पे। पिछली बार क्या था? वो नो लोड था। ठीक है,
हमने आपको ये बात बताई थी, क्या बताया था कि अगर ये नो लोड पे होगा, यानी यहां पर कोई लोड नहीं होगा, तो यहां वोल्टेज तो होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, पहली चीज, हम अगर आइडियल ट्रांसफार्मर में चल रहे हैं तो ये बात आपको पता है कि E1 इक्वल टू V1 होगा और E2 इक्वल टू V2 होगा। तो कोई एक ही डायमेंशन लेके चलिए, या V1 V2 लेके चलिए या E1 E2 लेके चलिए, जो आपको मन करे, ठीक है। हमारे में ये नहीं लगा हुआ था, ठीक है, ये ओपन था तो करंट नहीं सप्लाई कर रही थी। करंट नहीं सप्लाई कर रही थी तो इधर पावर की कोई नीड ही नहीं थी। और पावर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जब यहां पर पावर की नीड ही नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है, तो यहां से पावर की सप्लाई क्यों हो जाएगी? अब क्योंकि हमने सप्लाई दे रखी है यहां पर, तो वोल्टेज तो होगा, इसलिए वोल्टेज यहां पर भी होगा। बट ये ओपन सर्किट है तो यहां पर क्या है? करंट नहीं है। अब यहां पे करंट नहीं है यानी यहां पावर की जरूरत नहीं है। पावर क्या होगा? I2 इंटू E2। तो जब पावर की जरूरत नहीं है तो यहां से भी पावर क्यों जाएगी भाई? कोई जरूरत नहीं पावर की, इसलिए यहां पर भी करंट नहीं होती थी। वोल्टेज तो होगा, मजबूरी है क्योंकि सप्लाई हमने दे रखी है तो यहां वोल्टेज होगा। बट अगर करंट भी हो जाता तब तो पावर बन जाती I1 इंटू E1, और पावर तभी यहां से निकलेगी जब यहां जरूरत होगी। जब यहां जरूरत नहीं है तो यहां से निकलेगी नहीं, इसलिए यहां पर I1 नहीं होता था। यही रीजन है कि जब हमने नो लोड का फेजर डायग्राम बनाया था, आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, उसमें मैंने कहीं पर भी करंट मेंशन नहीं किया था, कहीं करंट मेंशन नहीं है। लेकिन अब करेंगे। पिछली वाली वीडियो में सिर्फ वोल्टेज मेंशन था और फेजर डायग्राम में फेज मेंशन था, ठीक है। आपको पता है आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या क्या कंडीशन होती हैं। परमिएबिलिटी आपको पता है होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? अप्रॉक्सीमेटली इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट। रिलेक्टेंस कितना होना चाहिए? टेंस टू 0। रिलेशन क्या होता है? S इक्वल टू L अपॉन म्यू A। ये सब हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस बारे में चर्चा कर रखी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फेजर डायग्राम पे। देखो, फेजर डायग्राम के लिए हम वही काम करेंगे। फेज के तौर पे हमने लिया फाई को, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में कि फाई का जो इक्वेशन होता है, ये वाला, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ का जो इक्वेशन निकल कर आया था वो क्या था? E इज इक्वल्स टू ई एम कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मतलब यहां पर साइन का है फंक्शन, यहां कॉस का है फंक्शन, और कॉस का फंक्शन साइन के फंक्शन से 90 डिग्री लीड करता है। और लीड करने का मतलब क्या बताया था? लीड करने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। तो अगर फाई को हमने एक्स एक्सिस पे रख रखा है, हमने इसको रेफरेंस माना है, जिसको हम रेफरेंस मानते हैं उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारी चीजें देखते हैं, वो चेंज नहीं होता। तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। तो फाई के रिस्पेक्ट में ई क्या होना चाहिए? ये अगर साइन का फंक्शन है तो कॉस का फंक्शन है, तो फाई के रिस्पेक्ट में ई क्या होना चाहिए? 90 डिग्री लीड करना चाहिए। तो हमने क्या किया? करा दो लीड भाई। E1, ठीक है। ड्यू टू लेंज लॉ, E1 की वजह से ही E2 पैदा हो रहा है। हमने क्या बोला? यहाँ E1 V1 और E2 V2 सेम है, तो कोई एक ले लीजिए, आप हटा ही दीजिए इसको, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी हम बता चुके हैं, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में फिर से बताएंगे एक बार। देखिए, E1 है, E1 की वजह से E2 होता है, और लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। लेंज का सीधा सीधा नियम है। हिंदी में कहें तो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा उसी को अपोज करेगा। तो जो E2 है वो E1 की वजह से है, मगर ये E1 को ही क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज करेगा तो फेजर डायग्राम में हमेशा अपोज करने वाली चीज जस्ट उल्टी डायरेक्शन में बनती है। अगर कोई चीज ऐसे है पॉजिटिव तो उसका नेगेटिव जस्ट उल्टा होगा, यानी 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो अगर ये E1 ऊपर है तो इसका E2 कहां जाएगा? नीचे जाएगा। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत होगी। हमने ये इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर माना हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम है, ठीक है। इसीलिए मैंने E2 को E1 से छोटा दिखाया है। ये बात हमको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। टर्न्स रेशियो में और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, सबके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो आपको इन सब चीजों के बारे में आइडिया होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। E1 है ड्यू टू लेंज लॉ,
E2 जस्ट अपोजिट होगा और 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। अगर ये ऊपर है तो इसके जस्ट अपोजिट में E2 नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, करंट I1 होगा। क्या होगा, करंट I1 कितना होगा, ये होगा आपका I1 क्या होगा, जो आपका फेस एंगल फाई है उसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा, जस्ट एक कुछ एंगल पे होगा, कोई भी एंगल पे हो सकता है आपका I1। इसके कारण क्या है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड तो उसमें बताएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा है। I1 होगा यहां पर, ठीक, उस वक्त इस डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि I1 एक एंगल पे होगा इसके साथ। ठीक है, और I2 क्या है, अगेन वही लेंज लॉ, I2 I1 की वजह से है। क्लियर है, प्राइमरी में अगर हम इनपुट ना देते तो सेकेंडरी में कहां से आता आउटपुट भाई। प्राइमरी में पावर है तभी तो सेकेंडरी में पावर है, प्राइमरी में वोल्टेज है तभी सेकेंडरी में वोल्टेज है, प्राइमरी में करंट है तभी सेकेंडरी में करंट है। तो जब प्राइमरी की जो भी करंट होगी ड्यू टू लेंज लॉ, जो सेकेंडरी करंट होगी उसकी जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री होगी, अभी बताया था। तो जो तुम्हारी I2 है वो क्या होगी, इससे जस्ट 180 डिग्री होगी, ऐसे। ये मैंने क्या किया, I2 का जो आपका देख रहे हो एरो है, ये I1 से बड़ा बनाया है। क्यों बनाया है, हम लोगों ने इसके बारे में भी बात की थी। क्या बात की थी, यही कि जिस साइड का वोल्टेज कम होगा उस साइड का करंट रिस्पेक्टिवली ज्यादा होगा। अगर E2 छोटा है E1 से तो I2 बड़ा है I1 से। क्यों, पावर क्योंकि कंजर्व रहनी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होना चाहिए, ये सब बारे में बात हो चुकी है। इसीलिए अगर E2 छोटा है E1 से तो I2 बड़ा होगा I1 से। ये आपका फेजर डायग्राम है, दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड, यानी लोडिंग कंडीशन में। नो लोड का बन चुका है, ऑन लोड का बन चुका है। जब आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसको वैसे ही करेंगे जैसे आपने नो लोड वाला किया था। नो लोड वाले में क्या किया था आपने, फाई निकाला था, फाई को डिफरेंशिएट करके ई निकाला था, E1 E2 निकाला था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे और फिर अंत में फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उस वाले फेजर डायग्राम में हमने करंट को मेंशन कहीं नहीं किया है क्योंकि वो था नहीं, इस वाले में करंट था इसलिए इसको मेंशन किया है। ठीक है, क्लियर है, इसको देख लीजिए एक बार, इसके नीचे लिख दीजिए फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट ऑन लोड, एट ऑन लोड कंडीशन। कोई इशू नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको मिटाते हैं अब। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की। थोड़ी सी तबीयत नासाज लग रही है हमको हमारी। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अब की बार हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो बना रहे हैं वो स्टेप अप बना रहे हैं। अभी तक स्टेप डाउन लेके चल रहे थे, या कितने हैं, 4 फेरे हैं, 4 से बढ़ा दो, ये बन गया स्टेप अप। ठीक है,
अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, ये आपका लोड है, LOAD। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो क्या क्या चीजें होंगी, इधर साइड आपका E1, इस वाली वोल्टेज को E1 लिया है, इधर साइड होगा आपका V1। अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इधर साइड होगा V2 और इधर साइड होगा E2। करंट I1, करंट I2। कुछ बुक्स में क्या किया गया है, इसको V1 इसको E1 लिया गया है, तो वो डायमेंशन के ऊपर था, मानने के ऊपर होता आपके। फिलहाल हमने इसको EMF माना है, इसको अप्लाइड वोल्टेज माना है, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, यहाँ वाली वोल्टेज और यहाँ वाली वोल्टेज दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आपकी बुक में जो अगर मान लीजिए V1 ये है, E1 ये है, तो उस हिसाब से फेजर डायग्राम में भी चेंज होगा, तो अपने दिमाग लगा लीजिएगा। तो मेरा बस इतना कहना है, अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लीज बुक से सिर्फ रेफरेंस लीजिए, बाकी सारी चीजें आप हम पे छोड़ दीजिए, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए फेजर डायग्राम में आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सारे लॉसेस भी कंसीडर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, E1 होगा, कुछ लॉस की वजह से V1 होगा, वैल्यू आपकी जो V1 की है, वैल्यू ऑफ V1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू E1। V1 की वैल्यू या तो इससे कम होगी या तो इसके बराबर होगी, बट क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा, तो 90% केस में V1 की वैल्यू E1 से कम ही होगी। सिमिलरली इन V2, सिमिलरली इन द केस ऑफ V2 एंड E2, V2 और E2 केस में भी यही सेम बात होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। अब फेजर डायग्राम बनाने से पहले हम इसको भी उसी तरह से किसमें करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार हम कंडीशन लेंगे कौन सी, नो लोड की, एक बार हम कंडीशन लेंगे कौन सी, ऑन लोड की, ठीक है। आपके पेपर में फर्स्ट ईयर में जहां तक मुझे याद है कि आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ऑन लोड एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, बस इतना ही फेजर डायग्राम आता है, इसके ऊपर का नहीं आता। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड का फेजर डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं बताएंगे, बट स्टिल अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी अगले लेक्चर में ऐड कर दिया जाएगा। इतनी चीजें हो गई। देखो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड का डायग्राम बना रहे हैं। नो लोड का बना रहे हैं तो ये नहीं होगा, तो फेजर डायग्राम का क्या बनेगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड लिख दो इस पे, एट नो लोड। देखो इधर ये ओपन है तुम्हारा, ठीक है, इधर कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां करंट होनी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, I2 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ओपन है तो I2 नहीं होगी, ओपन सर्किट पे करंट फ्लो नहीं करती, ये तो जानते हो। तो क्या यहां पर I1 होनी चाहिए, बताओ। आइडियल ट्रांसफार्मर केस में क्या था, अगर यहां पे पावर की नीड नहीं है तो यहां से पावर की सप्लाई नहीं जाएगी, जब सप्लाई नहीं जाएगी तो यहां करंट नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, यहां पावर की नीड तो नहीं है क्योंकि यहां पे करंट है ही नहीं, तो करंट जब तक नहीं होगा तब तक पावर कैसे बनेगी, वोल्टेज से पावर थोड़ी बनती है। मगर यहां पे फिर भी कुछ पावर यहां से निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि जो आपका कोर है, कोर उस पावर को यूज करती है। कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बोला था ना कि मान लीजिए आपका कोर है, कोर के अंदर कुछ ना कुछ लॉस होंगे, कुछ ना कुछ लॉस होंगे, तो मान लीजिए यहां से 10 वोल्ट की सप्लाई यहां से जा रही है, ठीक है, 0.2 वोल्ट कोर यूज कर रहा है,
10 वोल्ट क्या कह रहा है, वाट समझ लीजिए, हम पावर की बात करते हैं। 10 वाट की सप्लाई जा रही है, 0.2 जो है कोर यूज कर ले रहा है, 0.2 वाट कोर यूज कर रहा है, रिमेनिंग 9.8 वाट जो है आउटपुट साइड में जा रहा है। आइडियल के केस में क्या था, कोर में कोई लॉस नहीं था, तो यह माना जाता था कि 10 निकलेगा तो 10 पहुंचेगा, 2 निकलेगा तो 2 पहुंचेगा, खुला हुआ है, पावर नहीं चाहिए, जब नहीं निकलेगा तो नहीं, इधर से निकलेगा नहीं, इधर से पहुंचेगा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन यहां क्या है, 0.2 वाट हमको तब भी चाहिए जब उधर से ओपन है कोर भाई, क्योंकि वो तो कोर यूज कर रहा ना अपने अंदर, वो पावर उसको चाहिए ही चाहिए, सप्लाई आपने दे दिया तो 0.2 वाट तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ये 0.2 वाट तो मैं एक ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, कहने का मेरा मतलब ये है कि कोर में पावर कुछ ना कुछ यूज होगी, कुछ ना कुछ पावर कोर में यूज होगी, इसलिए सप्लाई में कुछ ना कुछ पावर यहां से जाएगी, और जब सप्लाई से कुछ ना कुछ पावर जाएगी तो यहां पर भी करंट होगा। लेकिन हम इसको बोलचाल की भाषा में प्राइमरी करंट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं नो लोड करंट, यानी वो करंट जो सेकेंडरी के ओपन होने के बावजूद भी फर्स्ट प्राइमरी से निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि कोर में यूज होना है उसको, ठीक है। तो ऐसी करंट को प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जब लोड ना हो, उस करंट को जो प्राइमरी से निकलती है उसको कहते हैं नो लोड करंट। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई नॉट से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं I0, सफिक्स में छोटा सा 0 बना दीजिएगा, I0 से। अब इसके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, एक बार नाम लिख लो क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ तो तुम लोग पहले जानते ही हो, बस I0 क्या है देख लो, नो लोड करंट, ये वो करंट है जो कोर में यूज होती है। और अगर यहां पर तुम्हारे लोड लगा हुआ होता और यहां करंट होता सेकेंडरी में, तो जो करंट निकलती वो होती प्राइमरी करंट I1, और वो I1 जो होती है उसमें ये करंट इंक्लूड होती है, ये करंट तब भी चाहिए, यहां पे लोड हो ना हो I0 की आवश्यकता है उसको, ठीक है, क्योंकि उसको कोर में यूज होना है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो I0 इज नोन एज नो लोड करंट, ठीक है। नो लोड जो करंट आपकी होती है, इसकी मैक्सिमम 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और एक होता है वाटफुल कंपोनेंट, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, वाटफुल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ठीक है। एसी में जब भी कभी हम एसी की बात करते हैं, ये सारी चीजें एसी में ही चल रही हैं, तो एसी में जो हमारे करंट या वोल्टेज होते हैं वो कभी डायरेक्ट नहीं जुड़ते। जैसे मैंने कहा कि 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है 3 और, मान लो जैसे कोई करंट है 3 एम्पियर, कोई करंट है 4 एम्पियर, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो अगर डीसी में ये बात करते हैं तो रिजल्टेंट मतलब होता है जुड़ जाना, 3 और 4 को जोड़ दिया 7 एम्पियर आ गया। लेकिन अगर हम एसी में बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, 3 और 4 का रिजल्टेंट यानी परिणामी, हिंदी में कहते हैं इसको। तो कैसे निकाला जाता था, अगर 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या है, अगर 3 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर करंट है, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज 5 एम्पियर। तो अगर एसी में 3 और 4 एम्पियर का रिजल्टेंट पूछा जा रहा है तो वो 5 एम्पियर है, और डीसी में अगर 3 और 4 का रिजल्ट पूछा जा रहा है तो वो 7 एम्पियर है। डीसी में क्या होगा, सीधे सीधे जुड़ जाता है। एसी में क्या होता है, रिजल्टेंट निकलता है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह से IM और IW का रिजल्टेंट है I0, तो क्या रिलेशन बनेगा इसका, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो IM और IW का रिजल्टेंट तुम्हारा क्या बनेगा, I0 इक्वल टू IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। ये वाटफुल कंपोनेंट, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या होते हैं, जब मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाऊंगा ना, तब उसमें तुमको एक एक चीज की क्लियर बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
बोर्ड में जगह है, दिख रहा है? हाँ, अभी फेजर डायग्राम बन सकता है आराम से। तो अब हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देख लो। अच्छा, तीनों फेजर डायग्राम जो भी बताए हैं आपको, ठीक है, उन तीनों के तीनों फेजर डायग्राम को आपको एक साथ एक कॉपी में बनाना है। जो भी आप इसके नोट्स पढ़ रहे हैं इसकी एक प्रॉपर कॉपी बनाइए और शुरू से एंड तक इसको लिखना शुरू कीजिए। ये सीरीज पूरी खत्म होगी आपके पेपर से पहले, इस बात की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। आप इस बात के लिए बस इंश्योर हो जाइए कि आपको इसको पढ़ के ऐसी जगह पढ़ना है कि फिर दोबारा आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ध्यान दीजिए किसके ऊपर, इस बात पे कि क्या समझाया जा रहा है। जो पूछना हो प्लीज कमेंट में पूछिए हमसे, ठीक है। हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं, इसी चीज के लिए हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, हम बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए भाई। पहले तो हमने बना दिया, तुमको क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक है, फ्लक्स फाई, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया? E1, V1 भी E1 की वजह से है, ड्यू टू लेंज लॉ, नीचे चला जाएगा। V1 इससे बड़ा हो गया क्या? इससे छोटा ही होना चाहिए थोड़ा सा। V1 इसे थोड़ा छोटा ही होना चाहिए क्योंकि इससे वैल्यू हमेशा लगभग कम ही मानी जाती है। बहुत ज़्यादा होगा तो उसके बराबर बना देना। हालांकि इतना डीप में कोई पकड़ता नहीं फर्स्ट ईयर में, बट तुम लोग बनाना, इससे ये पता चलता है कि तुमको कितना आता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आती है तो बताने में और दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी की वजह से है V2। अब क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, देखो, तो जाहिर सी बात है V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होगी। अब बाकी सारे के सारे एक ही फेज में आ जाएंगे, V2 और फिर E2, ये बन गए तीनों चीजें, ठीक है। ये लेंज लॉ की वजह से, इसकी वजह से ये है, इसकी वजह से ये है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे डायग्राम एक तरफ हो गए। अब अगेन क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना है इसमें। करना ये है कि एक बनाना है आपको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और एक बनाना है वाटफुल कंपोनेंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हमेशा जो फेजर होता है फाई उसी के साथ होता है। उसके साथ होने का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट के और फ्लक्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। इसीलिए जिधर फ्लक्स होगा उधर ही IM होगा आपका, IM। और जो वाटफुल कंपोनेंट है वो क्या होता है? जस्ट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ना होता तो ये रिलेशन कैसे बनता? ये पाइथागोरस थ्योरम है। वेक्टर में क्या होता है? ये और ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे? 90 डिग्री में होंगे, M और W। तो अगर M इधर है तो 90 डिग्री M वो क्या होगा आपका? IW। वो हमेशा सप्लाई वाले वोल्टेज के साथ होता है, IW, वरना वो नीचे भी हो सकता था। सप्लाई वोल्टेज के साथ होता है इसलिए E1 के साथ है, IM है, IW है, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा? I0। ये क्या है? नो लोड करंट। क्लियर हो गई इतनी बात? यही वजह है कि इसके पहले वाले डायग्राम में आपको याद हो तो मैंने जब बनाया था तो आपका जो प्राइमरी का करंट है, ये देखिए, याद है आपको? इसके पहले डायग्राम में ये फ्लक्स फाई था, ये E1 था, ये आपका E2 था, और मैंने करंट को ऐसे बना दिया था I1, और I2 करंट इसके जस्ट अपोजिट बनाई थी। तो वो तो लेंज लॉ की वजह से। I1 को ये क्यों बनाया था? देखो, इसकी वजह से, ड्यू टू IM एंड IW, ठीक है। तो इसीलिए I1 एक पर्टिकुलर एंगल के साथ होता है। बस समझ में आ गई? ठीक, दिख रहा है ना? अच्छा, तुमको ये बात मालूम है कि करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। लेकिन हम लोग ने यहां पे फाई ही फ्लक्स को ले रखा है तो हम इसको थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज थीटा। थीटा है ये, दूसरे कलर से कर देता हूं। थीटा, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, उसी के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। वही होता है फेज डिफरेंस। वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है?
तो इतना है। करंट ये है आई नॉट, वोल्टेज क्या है E1, प्राइमरी साइड का वोल्टेज E1, प्राइमरी साइड का करंट क्या है आई नॉट। प्राइमरी साइड के करंट को जब सेकेंडरी ओपन होता है नो लोड के केस में इसको नो लोड करंट कहते हैं, है तो ये प्राइमरी साइड का ही करंट है ना, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है अगर IW के केस में क्या बनेगा, IW केस में आपका फॉर्मूला बनता है, दिख रहा है, IW इक्वल टू I नॉट कॉस थीटा और IM इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। तो क्वेश्चन में कभी अगर आपसे पूछा जाए कि IW या I नॉट की वैल्यू बताइए तो ये आप बता सकते हैं। I नॉट पता हो कॉस थीटा, I नॉट पता हो साइन थीटा, आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इन्हीं को अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो पुट करके देखो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ IW की जगह इसकी वैल्यू रख दो, I नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। I नॉट स्क्वायर कॉमन निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्या निकल कर आ गया I नॉट, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आपको आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें पता चल गई, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, आइडियल ट्रांसफार्मर ऑन लोड विदाउट लोड, जो फेजर डायग्राम का जो सेक्शन है आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट ऑन लोड आपके सिलेबस में नहीं है, आपके मतलब का भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको पूछना होगा या जानना होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसके विषय में बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, वो है लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको लोड बना दो, फ्लक्स लाइंस बना दो, यहां बना दो, हेडिंग डालो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। इसको बंद कर दो, यहां करंट दौड़ा दो, I2 कर दो, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर केस में हम लोग ने बात कर रखी थी, ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के लॉस होते हैं, मेनली 2 टाइप के लॉस होते हैं। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर कितने टाइप के लॉस होते हैं, 2 टाइप के लॉस होते हैं। कौन कौन से, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन लॉस की।
0.1 आयरन लॉस। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल अभी आप लोगों को क्यों नहीं करवाया, करवाएंगे, ठीक है। पहले यहां तक आप देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आपके ऊपर न्यूमेरिकल करवाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के न्यूमेरिकल होंगे उसमें, और उसी न्यूमेरिकल में आपको कुछ चीजें और भी बताई जाएगी, जैसे पावर, जो आपका आउटपुट पावर होता है, इनपुट पावर होता है, वो सारी चीजें वो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही समझाई जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप रिलैक्स रहिए, हर एक चीज कराई जाएगी, ठीक है। देखो, आयरन लॉस यानी इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, कोर लॉस। कोर में दो तरह के लॉस होते हैं, एक लॉस होता है एडी करंट लॉस और एक लॉस होता है हिस्टैरिसीस लॉस। ये जो दोनों लॉस होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल के लॉस होते हैं। कोई मटेरियल, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेटिज्म में रहता है तो उस मटेरियल में दो ही तरह के लॉस होते हैं, उस मैग्नेटिक मटेरियल में। कौन कौन से, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो इसके नाम भी यही हैं। कौन कौन से हैं, द पॉइंट वन इज हिस्टैरिसीस लॉस and point 2 is eddy current loss। हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। क्या क्या होते हैं, देखो, हिस्टैरिसीस लॉस को हम यहां डिनोट करेंगे PH से, P सफिक्स में H, और एडी करंट लॉस को डिनोट करेंगे PE से, P सफिक्स में E, ठीक है। जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है, मेन खेल इसमें फ्रीक्वेंसी का होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फैक्टर समझिए बस। जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है PH, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी की पावर ये होता है। ये क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टिगमेंट्स कांस्टेंट। स्टिगमेंट्स कांस्टेंट ये क्या है आपका, x नहीं है, x को खींच दिया गया ऐसे, ये है आपका स्टिगमेंट्स कांस्टेंट, ये याद रखिएगा। बाकी हिस्टैरिसीस लॉस के अंदर आपका एरिया भी आता है, आपका वॉल्यूम भी आता है, ये सारे टर्म आते हैं, बट वो सारे टर्म किसी भी कोर के लिए, ट्रांसफार्मर के फिक्स होते हैं, मतलब क्या, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए उन सबको कांस्टेंट के प्रोपोर्शनलिटी के साइन के अंदर डाल दिया गया है, ठीक। और x आपका क्या है, स्टिगमेंट्स कांस्टेंट, स्टिगमेंट्स कांस्टेंट। स्टिगमेंट्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.6 से लेकर 2.4 के आसपास होती है। 0.6 से लेकर 2.4 के आसपास होती है, बट आपकी ज्यादातर बुक्स में फ्रीक्वेंसी की पावर स्टिगमेंट्स कांस्टेंट की 1.6 या 1.8 ली जाती है, एक ये मान ही लिया गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसी को रट जाते हैं, स्टिगमेंट्स कांस्टेंट नहीं जानते, फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6 है ना। एक्चुअली क्या है, स्टिगमेंट्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैग्नेटिक मटेरियल पे अलग अलग होती है, ठीक है, बट इन जनरल 1.6 ले लिया जाता है। तो हम भी ले लेते हैं, लेकिन लेने से पहले आपको पता होना चाहिए 1.6 इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, वो बदल सकता है, वो स्टिगमेंट्स कांस्टेंट पे निर्भर करता है, वो कितना होगा उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। तो आपका अब हम फॉर्मूला लिखते हैं सही वाला। क्या फॉर्मूला भैया, कि PH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F पावर 1.6, जो हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई की है, यही पढ़ा है फॉर्मूले में, ठीक है। यह है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो एक मटेरियल का लॉस होता है, मटेरियलिस्टिक लॉस होता है, जी आप नहीं चेंज कर सकते। जिस भी मटेरियल को आप यूज करेंगे उसके अंदर उसका फिक्स हिस्टैरिसीस लॉस होगा ही होगा। मैंने तुमको बताया था कि इसके कांस्टेंट वाले साइन के अंदर एरिया भी आता है, वॉल्यूम भी आता है, कट्स भी आते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक स्क्विंग एंगल पे कट मारते हैं। वो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि हिस्टैरिसीस लॉस एक कांस्टेंट लॉस है। क्यों कांस्टेंट लॉस है, क्योंकि वो एक मटेरियल का लॉस है, वो आप नहीं चेंज कर सकते। आप उसको कम कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, और उसी को कम करने के लिए आयरन की जगह CrGO या CrNGO का यूज करते हैं। हमने बताया था ना, जब हम लॉस पे जाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। CrGO और CrNGO का यूज हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस के केस में करते हैं,
बात समझ में आ रही है? क्यों हम चाहते हैं कि इस तरह के जो मटेरियल यूज करेंगे तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता जरूर है। मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये लॉस मैटर करेगा, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पावर 1.6, जो फ्रीक्वेंसी अब हमारी रहेगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी है 50 हर्ट्ज है, फिक्स है एकदम। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तभी तो कांस्टेंट का साइन लगा हुआ है। अब क्योंकि हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है तो एक तरह से हिस्टैरिसीस लॉस में आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। एक एफ ही तो था जो बदल सकते थे, वो भी बदल नहीं सकते क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी फिक्स है। तो इसीलिए हिस्टैरिसीस लॉस को कांस्टेंट लॉस की संज्ञा दी गई है। दैट इज द लॉस विच वी कांट हेल्प इट, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जितना है उतना रहेगा। आपको अगर वो लॉस नहीं चाहिए तो मटेरियल चेंज कर दीजिए, ऐसा मटेरियल यूज कीजिए जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, बट वो होगा जरूर कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस को। लिख दें, कहां लिख दें, नोट करके वो लिख दो, हिस्टैरिसीस लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस। क्यों होता है, अभी हमने चर्चा की इसके बारे में, ठीक, ये चीज याद रखना। हिस्टैरिसीस लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस। अब इसकी बाद बारी आती है एडी करंट लॉस की। किसकी बारी आती है, एडी करंट लॉस की। एडी करंट लॉस क्या होता है, तो एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला है पीई, देखिए इधर सेकंड है आपका, एक वायर फंस रहा है थोड़ा सा, एडी करंट लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, पीई से। ये जो आपका एडी करंट लॉस है ना बालकों, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। बाकी सारी चीजें इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी वही सब होता है। अच्छा, एडी करंट लॉस का मतलब क्या होता है, देखो एडी करंट का मतलब होता है भंवर धाराएं, हिंदी में ये होता था लॉस। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके जो फ्लक्स लाइंस हैं, हमने बताया था ना, इसमें से ऐसे पास होती हैं। और पहले लेक्चर में मैंने एक बात बोली थी, शायद आपने गौर नहीं किया, सॉरी, ये क्या कि अगर फ्लक्स लाइन सर्कुलर होंगी, अगर फ्लक्स लाइन सर्कुलर होंगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में थी ना, तो आपका जो करंट फ्लो करेगा वो स्ट्रेट करेगा। करंट स्ट्रेट अगर घूमेगा, करंट घूमेगा तो फ्लक्स लाइन स्ट्रेट आएंगी। अगर फ्लक्स लाइन सर्कुलर होंगी तो करंट स्ट्रेट जाएगा, सीधी सी बात है। हमने कहा नहीं था, एक पेट बात है बिल्कुल। फ्लक्स लाइन अगर सीधे होंगी तो करंट सर्कुलर होगा मैग्नेटिक मटेरियल में, अगर करंट सर्कुलर होगा तो फ्लक्स लाइन स्ट्रेट होंगी। यहां पर देखो फ्लक्स लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो यहां पर अगर हम पूछें इसके अंदर कितनी करंट होगी, तो वो करंट ऐसे होगी, सर्कुलर फॉर्म में होगी, इस तरह से। इस तरह से गोल गोल होगी। अगेन वही कंडीशन, फ्लक्स लाइन के डायरेक्शन ये है तो करंट इस डायरेक्शन में होगी, एरो इधर की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे गोल 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 करंट घूमेंगी, पूरे इसमें कोर में घूमेंगी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये हमारे फ्लक्स लाइन को डिस्टॉर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, क्योंकि वो गोल गोल घूमती हैं, इसलिए उसको हिंदी में भंवर धाराएं कहते हैं, इंग्लिश में एडी करंट कहते हैं, ठीक है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा, अगर हमारा कोर 3D में अगर हम इसको देखें, अगर ये कुछ इस टाइप का कोर होता, कुछ इस टाइप का कोर होता, इस टाइप का, देखो 3D में समझो इसको, अगर इस टाइप का कोर होता तो कितनी बड़ी बड़ी भंवर धाराएं आती इसमें। जितना ज्यादा चौड़ा होता उतनी ज्यादा भंवर धाराएं इसमें बनती, एडी करंट बनते। इसीलिए कोर को एडी करंट लॉस से बचाने के लिए हम लोग पतले पतले फिन्स में काट देते हैं, इसको पतले पतले स्लिट में काट देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी भंवर धाराएं खत्म हो जाती हैं। खत्म क्या हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं, खत्म तो नहीं होती, मिनिमाइज हो जाती है। हमने पतले पतले इसको फिन्स में काट दिया ऐसे। अब बताओ, जब एरिया एकदम कम हो गया, बहुत कम हो गया, पतले फिन्स में काट दिया, मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से हो गया, एकदम पतले से प्लेट में कट गया, तो इसमें कितनी बड़ी भंवर धारा बनेगी, छोटी छोटी तो बनेगी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं।
खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। जो एक आध लॉस है भी इनके, उसका भी मैनेजमेंट कर डालते हैं लोग, क्या हो। ठीक है, तो ये जो आपका एडी करंट लॉस होता है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगेन बाकी सारी चीजें मैंने क्या बोला था, एरिया पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू KV स्क्वायर A स्क्वायर F स्क्वायर, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो V मतलब वॉल्यूम हो गया, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो किसी भी मशीन के कंस्ट्रक्शन का पार्ट उस मशीन के लिए कांस्टेंट होता है, इसीलिए कांस्टेंट के साइन के अंदर सबको डाल दिया गया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बाहर रखी गई है। अब क्योंकि हमारे देश में वही बात फिर से बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कंजर्व है, 50 हर्ट्ज आती है, तो फ्रीक्वेंसी भी इसके लिए कंजर्व है। तो ये भी कैसा लॉस हुआ, कांस्टेंट लॉस हुआ। एडी करंट लॉस इज अ कांस्टेंट लॉस। और हम आप इस बात को समझ गए कि पतले पतले स्लिट्स में जो काटा जाता है कोर को, वो किस लिए काटा जाता है, एडी करंट लॉस से बचाने के लिए काटा जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कोर का मटेरियल चेंज करते हैं या उसको थोड़ा सा स्क्विंग एंगल में काटते हैं। हालांकि ये तरीका हम यूज करते हैं इंडक्शन मशीन में, स्क्विंग एंगल से काटने वाला, उसके रोटर को कट करते हैं ऐसे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, कोर का मटेरियल चेंज कर लेते हैं। और एडी करंट लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पतले पतले फिल्स में काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही एक कांस्टेंट लॉस है, इसलिए हम ये कहते हैं कि कोर लॉस या आयरन लॉस ये एक कांस्टेंट लॉस है, क्योंकि इसमें यही दो लॉस होते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है। तो मतलब ये है कि किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए उसका कोर लॉस या आयरन लॉस एकदम फिक्स होगा, उसकी वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस इज द टाइप ऑफ कांस्टेंट लॉस। ये क्या है, एक आपका कांस्टेंट लॉस है, कांस्टेंट लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। आगे हम बात करेंगे कॉपर लॉस की। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं। बाकी किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप यूनिवर्सिटी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर ने चाहा आप इसके साथ जुड़ते जुड़ते अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे। हमारा लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास कुमार सिंह, नमस्कार।